ने कहाँ तक कर लिया था? सर माउंटबेटन आपने हेडिंग डलवा दिया था। माउंटबेटन क्या? माउंटबेटन योजना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अच्छा अच्छा अच्छा, माउंटबेटन योजना, ठीक है। ठीक, मैं समझ गया। माउंटबेटन योजना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ये हम लोगों को देखना है। देखो, जैसा कि हमें पता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थिति थी बहुत ज्यादा साफ नहीं थी अभी तक। और कैबिनेट मिशन जो था वो रिजेक्ट कर चुका था पार्टीशन को। कई जगह ऐसा भी हुआ कि मुस्लिम लीग उन सीटों को भी हार गई जो सीटें मुस्लिम बाहुल्य थी, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो अब मुस्लिम लीग को ये लगा कि उनकी स्थिति कमजोर है, तो वो फिर डायरेक्ट एक्शन डे की तरफ चले गए, यानी हिंसा की तरफ वो चले गए। और उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया 16 अगस्त को। दंगे वंगे हुए पूरे भारत में, और एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल था। उधर ब्रिटेन में और इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें प्रयास हो रहे थे कि जल्दी से भारत से बाहर निकला जाए, भारत को आजाद किया जाए। तो इन परिस्थितियों में लॉर्ड बॉवेल को वापस बुला लिया गया और माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। 24 मार्च 1947 को वो आए। अच्छा, इससे पहले 20 फरवरी को एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की कि हम 30 जून 1948 से पहले पहले, 30 जून 1948 से पहले पहले भारत को आजाद कर देंगे, ये भारत से चले जाएंगे। तो इसी क्रम में माउंटबेटन भी भारत आए 24 मार्च को। उन्हें भारत विभाजन करने और भारत से वापस आने के लिए का दायित्व सौंपा गया। 3 जून को माउंटबेटन ने विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की, क्योंकि दंगे हो रहे थे लगातार, हिंसा बढ़ रही थी। इस 3 जून की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। हालांकि चूंकि इस योजना में भारत के छोटे छोटे टुकड़े करने का भी ऑप्शन था, जितने प्रांत हैं उतने ही देश बनाने का ऑप्शन भी था, तो इसलिए इसे बाल्कन प्लान के नाम से भी जानते हैं, डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी इसे जानते हैं। क्योंकि माउंटबेटन का जो उनका घर का नाम था वो डिकी था, डिकी बर्ड था शायद, तो डिकी बर्ड योजना के नाम से भी इसे जानते हैं। हालांकि इसे रिजेक्ट कर दिया गया और बाद में ये लागू नहीं हो पाई। फिर एक दूसरी माउंटबेटन योजना उन्होंने अपनी बनाई, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो राज्यों के रूप में या दो देशों के रूप में उसे स्वीकार किया गया। तो आप इसमें पहले पॉइंट से लिखना, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने हताशा के अंतर्गत, मुस्लिम लीग ने हताशा के अंतर्गत 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया। मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज, मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th अगस्त 1946, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में
पूरे देश में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट एंड दैट्स बिकॉज ऑफ इट heinous communal riots heinous communal riots expanded in India expanded in India। ठीक है। कंटिन्यूएशन में लिखना। उन्हें मुस्लिम लीग लगातार उन्हें मुस्लिम लीग लगातार संविधान सभा की बैठकों से भी अनुपस्थित रही। संविधान सभा की बैठकों से भी अनुपस्थित रही। अगेन मुस्लिम लीग बाइकॉटेड या बाइकॉट द मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूअसली। मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंटिन्यूअसली। इसी क्रम में 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी, ये डेट इंपॉर्टेंट। इसी क्रम में 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। भारतीयों को सौंप देगी। In this context, British PM Attlee declared on 20th Feb 1947 on 20th Feb 1947 in House of Commons in House of Commons that British government transfer the power to Indians prior to 30th June 1948। ठीक है ना। अच्छा, इसका एक कारण यही था कि वो संभाल ही नहीं पा रहे थे स्थिति। एक तरफ सांप्रदायिक दंगे, मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में बहुत तनातनी, कांग्रेस लगातार यूनिटी की बात कर रही थी,
मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा संप्रदायवाद की बात कर रहे थे, दंगों में शामिल थे एक्टिवली। और इस परिस्थिति में पूरी अराजकता थी, एक अनार्की, एक सिचुएशन थी देश में। और सरकार बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि सरकार इस स्थिति में ही नहीं थी कि वो इस सिचुएशन को संभाल पाती। ब्रिटिश सरकार फाइनेंशियली भी बहुत कमजोर थी, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद में उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। अब ये था ही नहीं सिचुएशन कि भारत में वो कुछ कर पाते, तो जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे छोड़ के। और शायद ये उनकी असंवेदनशीलता थी, अनसेंसिटिविटी थी इंडिया की तरफ। इतने साल से लूटते रहे, और जब एक खराब स्थिति उत्पन्न हुई, तो उसे संभालने की बजाय जल्दी में ही वो सब समेट के भागना। सॉरी। तो ये उन्होंने घोषित किया। अब ये निर्धारित हो गया कि 1948 से पहले पहले सत्ता ट्रांसफर हो जाएगी। अब किसे की जाए? कांग्रेस को की जाए, मुस्लिम लीग को की जाए? कांग्रेस यूनिटी की बात कर रही थी, मुस्लिम लीग विभाजन की बात कर रही थी। उधर जो देसी रियासतें थी, नेटिव स्टेट्स, वो अंग्रेजों को जाने के लिए नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप यहीं रहिए, और अगर आप जाते हैं तो हमें भी आजाद करिए, हम अपना अलग सिस्टम बनाएंगे। तो इस सब परिस्थितियों के अंतर्गत माउंटबेटन को भेजा गया कि आप इस समस्या का समाधान निकालिए और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी वापस आया जाए। तो नेक्स्ट लिखिए अगले हेडिंग में, मतलब अगले हेडिंग में नहीं, कंटिन्यूएशन में लिखना। उपरोक्त क्रम में ही लॉर्ड वेवल के स्थान पर, लॉर्ड वॉवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय के रूप में, भारत के वायसराय के रूप में 24 मार्च 1947 को भेजा गया। 24 मार्च 1947 को भेजा गया। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट, लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया, sent to India as Viceroy, sent to India as Viceroy in the place of Lord Bowell, on the place of Lord Bowell on 24th March, on 24th March 1947, 24th March 1947। कंटिन्यूएशन में लिखना। 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की। On 3rd June 1947, on 3rd June 1947, Lord Mountbatten, Lord Mountbatten represent
represent Mountbatten plan to divide India. इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नेम इट इज ऑल्सो नोन एज 3rd June प्लान। 3rd June प्लान। ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट में यहीं पे लिख लीजिए, डिकी बर्ड प्लान भी इसका एक नाम था। डिकी बर्ड योजना और बालकन योजना भी इसका एक नाम। बालकन योजना और डिकी बर्ड योजना। ठीक है। बालकन योजना इसे इसलिए कहते थे क्योंकि बाल्कन माउंटेन्स की जो कंट्री हैं वो बहुत छोटे छोटे बांट दिए गए थे। इसी आधार पर तुर्की और यूरोप के देशों के बीच में वो ऐसे ही बट गए, जातीयता के आधार पर, एथनिसिटी के आधार पर, धर्म के आधार पर, और न जाने किन किन बातों पर। तो इसीलिए इसे बाल्कन प्लान भी कहते हैं। आप इसीलिए सदर्न यूरोप में देखोगे तो आपको बहुत छोटे छोटे देश मिलेंगे, वहाँ कोई बड़ा देश नहीं है। तो भारत को भी इसी तरीके से बांटने का प्लान था इसके अंतर्गत। मतलब था इसमें ऑप्शन ये भी कि मान लो अगर सत्ता ट्रांसफर होने की कोई बात होती नहीं है, कोई सहमति नहीं बनती मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, तो बिना सत्ता ट्रांसफर किए ही अंग्रेज भारत से जा सकते थे, राज्यों को इकाई के रूप में छोड़ के। अब कितने सारे राज्य थे, इतने सारे देश बन जाते। ये भी एक दबाव था कांग्रेस के ऊपर, विभाजन को स्वीकार कर, क्योंकि कोई रास्ता नहीं बच रहा था। मुस्लिम लीग तैयार नहीं हो रही थी साथ देने के लिए, दंगों में इन्वॉल्व थे, और अंग्रेज बिल्कुल जाने के लिए तैयार बैठे थे। तो कंटिन्यूएशन में लिखना अगले पॉइंट से। अबुल कलाम एवं गांधी जी ने। सर हाँ जी। सर ये जो आपने डिकी बर्ड प्लान और ये बालकन बताया, ये इसी के बाद लिखना है इसी थर्ड का, जोन प्लान? हाँ हाँ, ये इसके नाम है और भी, ये इस योजना के, माउंटबेटन योजना के ये और भी नाम है। एक बार क्या हुआ यूपीएससी में, उस बार मैं मेंस दे रहा था, ऑप्शनल था मेरा हिस्ट्री, तो उन्होंने ऑप्शनल पेपर में, हम लोग तो माउंटबेटन योजना ही पढ़ते थे और उससे पहले इसका कोई जिक्र नहीं था, वहां डिकी बर्ड प्लान इन्होंने लिख के दे दिया। हमें सर के ऊपर से निकला, मैंने कहा ये क्या है भाई, ये तो पहली बार पढ़ा है डिकी बर्ड प्लान। तो फिर बाद में पता चला कि माउंटबेटन को का घर का नाम डिकी बर्ड था, और एडवीना उनको डिकी बर्ड के नाम से जानती कहती थी। तो वही लिख के भेज दिया। पता नहीं एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, लेकिन दिया। तो इसलिए मैंने लिखवा दिया है ये। आप देखोगे हिस्ट्री के मेंस के पेपर में ये है क्वेश्चन, जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये पूछा गया है हिस्ट्री के ऑप्शनल के मेंस एग्जामिनेशन में यूपीएससी में। चलिए नेक्स्ट लिखना है इसमें, नेक्स्ट देखना आप। देखो गांधी जी ने इसका विरोध किया, गांधी जी ने और अबुल कलाम ने, दोनों। लेकिन कोई रास्ता ही नहीं दिखा, दंगे भड़कते रहे। बाद में गांधी जी से नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों लोग मिले, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी। और फिर गांधी जी बाद में इसके लिए तैयार हुए, विभाजन के लिए। नहीं तो गांधी विभाजन के लिए तैयार ही नहीं थे, और अगर गांधी तैयार नहीं थे तो विभाजन नहीं हो सकता था। कोई और रास्ता निकल नहीं रहा था। तो बाद में गांधी जी को इसके लिए तैयार किया गया, तैयार। लेकिन तैयार भी वो अनमने मन से ही हुए, मतलब ऐसा नहीं था कि वो तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, जो आपको करना है कर लीजिए, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं। और वो अपना इससे बिल्कुल अलग हो गए थे। तो कंटिन्यूएशन में लिखना अगले पॉइंट में।
नोट में लिखिए, बल्कि नोट में लिखना, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद एवं गांधी ने इस योजना का, एवं गांधी ने इस योजना का विरोध किया। अगले पॉइंट से लिखना, जब गांधी जी तैयार हो गए तो फिर कांग्रेस का एक सेशन बुलाया गया 14 जून को 1947 में, 1947 को 14 जून, ये एक स्पेशल सेशन था जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। तो कृपला, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई। गोविंद वल्लभ पंत ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव जो था वो प्रस्तुत किया कांग्रेस में, और मौलाना आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका समर्थन किया। बाद में ये प्रस्ताव पास हो गया, हुआ मेजॉरिटी से ही, सर्वसम्मति से नहीं, क्योंकि कई लोगों ने इसका विरोध किया, कांग्रेस के कई नेताओं ने, जिनमें खान अब्दुल गफ्फार खान थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नेता थे ये बहुत बड़े, सीमांत गांधी के नाम से भी इन्हें जानते थे। सिंध में जो कांग्रेस के नेता थे, चौथराम नाम था उनका, चौथराम मिटवानी, उन्होंने विरोध किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर किचलू, सैफुद्दीन किचलू, उन्होंने विरोध किया। पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीजुर रहमान, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था, तो बाद में ये हुआ। तो लिखिए इसको, आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, सर नोट वो इंग्लिश में रह गया है। अच्छा अंग्रेजी में लिखिए नोट को, अबुल कलाम आजाद एंड गांधी, अबुल कलाम आजाद एंड गांधी opposed opposed this plan, opposed this plan, ठीक है। नेक्स्ट लिख ले अगले पॉइंट में, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में 14 जून 1947 को, 14 जून 1947 को कांग्रेस का नई दिल्ली में सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस का नई दिल्ली में सम्मेलन बुलाया गया। ऑन 14th जून 1947, on 14th June 1947, a Congress summit has been convened, बल्कि वाज होगा, a Congress summit was convened in New Delhi, in New Delhi, on the leadership of J.B. Kripalani, on the leadership of, in the leadership, बल्कि इन होगा, in the leadership of J.B. Kripalani। इसमें गोविंद वल्लभ पंत ने, इसमें गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इन इट, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत इनिशिएट, या रिप्रेजेंट लिखिए, रिप्रेजेंट द प्रपोजल टू डिवाइड इंडिया। अब ये पूछा गया एग्जाम में, सब सब इंपॉर्टेंट है ये, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू,
तथा मौलाना आजाद द्वारा समर्थन प्रदान किया गया समर्थन प्रदान किया गया एंड इट वाज सपोर्टेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। यह प्रस्ताव यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया गया, सर्वसम्मति से नहीं, बहुमत से। यह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकार किया गया। अंडर इट दिस proposal was accepted by majority। अब यहां पर एक नोट डालिए, इस प्रस्ताव का विरोध निम्न कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। निम्न कांग्रेसी नेताओं द्वारा किया गया। ठीक है, देखो, इसका विभाजन का विरोध कांग्रेस कर रही थी। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, 14 अगस्त को सरकार अब विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है और विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है। वो लोग जो एकता के लिए लड़ते रहे, और देखो बिल्कुल उल्टा है, शीर शासन करा दिया है। यही चल रहा है, ट्रेंड ही ये है। मुझे हंसी आती है। शीर शासन, सब सीधी बातों का उल्टा करके दिखाया जाता है, और कितना शानदार तरीके से वो दिखाते हैं इसे, जरा शर्म नहीं आती है। लेकिन वो करते हैं ऐसा, क्योंकि पता नहीं, शायद उनका उसमें कुछ फायदा होगा। कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, बाद तक विरोध करती रही, गांधी भी नहीं माने थे। गांधी माने किस लिए, मैं बताऊंगा अभी आप। दो तीन गांधी ने शर्त रखी थी, वो तब माने इसके लिए। और आप शर्तों को भी देखोगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, गांधी बहुत मुश्किल से ही माने, उन्होंने शर्त रखी थी कुछ उसके लिए। और जब वो शर्त पूरी हुई, वो तभी उसके लिए माने भी थे। फिर उनको भी लगा कि अब नहीं हो सकता कुछ आगे। गांधी की हत्या इसलिए हुई। और देखो, वही लोग जो हत्या के लिए जिम्मेदार भी थे, वही लोग अब विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं 14 तारीख को, 14 अगस्त को। उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। लिखिए इसमें कंटिन्यूएशन में इनके नाम लिख लीजिए, जिन जिन नेताओं ने इसका विरोध किया था। इसमें से कुछ नेताओं के नाम आ जाते हैं, तो नोट को अंग्रेजी में और लिख लीजिए। दीज लीडर्स ऑफ कांग्रेस these leaders of Congress opposed opposed the separation proposal। ठीक है, पहला लिखना खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनके लिए सीमांत गांधी कहा जाता है इन्हें, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए सीमांत गांधी। फ्रंटियर गांधी, गांधी कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रंटियर गांधी, हिंदी में सीमांत गांधी। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, जिसे आज पाटा कहते हैं पाकिस्तान। नेक्स्ट, चौथराम मितवानी। चौथराम
मिटवानी, ये सिंध कांग्रेस के नेता थे उस समय। वहां हिंदू महासभा सपोर्ट कर रही थी, और वहां पे वो थे, क्या नाम था उनका, सावरकर, हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वो तो पूरे, खैर, ऑल इंडिया के ही अध्यक्ष थे, वो सपोर्ट कर रहे थे विभाजन को। नेक्स्ट लिखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने भी विरोध किया। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, ये भी विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट, मौलाना हफीजुर रहमान। मौलाना हफीजुर रहमान, इन्होंने भी विरोध किया विभाजन। ठीक है, ये था। अब इसमें जिस योजना के तहत गांधी तैयार हुए, वो योजना ये थी कि बंगाल और पंजाब को छोड़कर सारा भारत एक रहेगा। पाकिस्तान इसके लिए हालांकि तैयार नहीं था। देखो, माउंटबेटन जब इंडिया आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की उनके साथ दोस्ती थी पहले ही। इस दोस्ती का फायदा उठाया कांग्रेस के नेताओं ने, और इस दोस्ती का फायदा उठाकर कांग्रेस के नेताओं, मतलब कांग्रेस के नेता, अधिकतर भारत को एक ही जगह इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उनका मानना ये था, चूंकि कि जो मुस्लिम लीग है वो केवल मुस्लिम बाहुल्य प्रांतों में ही उसका रिप्रेजेंटेशन है, पूरे भारत में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की जो मांग है वो केवल मुस्लिम लीग ही कर रही है, और इन एरियाज में ही कर रही है। इसके अलावा कहीं मुस्लिम लीग चूंकि सीट भी हार गई थी भारत में, या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की सीट भी हारी थी, तो फिर इन्होंने कहा कि इन दोनों प्रांतों को भारत से अलग कर दिया जाए, बाकी पूरे भारत को इकट्ठा रखा जाए। तो ज्यादा से ज्यादा भारत को इकट्ठा करना ऑब्जेक्टिव बन गया था कांग्रेस का, और इसमें वो सफल भी रही। नहीं तो मुस्लिम आबादी तो भारत के अन्य क्षेत्रों में भी थी, और काफी ज्यादा थी। जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आप इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हो, धर्म के आधार पर नहीं हुआ था। पहली बात तो लोग कहते हैं ये हुआ, लेकिन ये सरासर गलत है। केवल मुस्लिम लीग की जड़ता की वजह से हुआ, उसके अड़ियल रवैये की वजह से हुआ। मुस्लिम लीग ही उसके लिए केवल जिम्मेदार भी थी। अगर वो जिम्मेदार ना होती तो कैसे डायरेक्ट एक्शन डे वो लोग इनिशिएट करते। ये उसका एग्जाम्पल है। इतने हताश हो गए वो, आखिरी तक कैबिनेट मिशन ने 1946 में रिजेक्ट कर दिया था प्लान को, भारत के विभाजन का प्लान, दो राज सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया, टू नेशन थ्योरी को ही। तो विभाजन कैसे होता? सिंगल हैंडेडली मुस्लिम लीग इसको लेके गई। तो ये हुआ कि जो दो एरिया है, पंजाब और बंगाल, इनमें जनमत संग्रह कराया जाए, प्लेबिसाइट हो, और सवाल इनसे ये पूछा जाए कि आप हिंदुस्तान में क्या आप विभाजन चाहते हैं? और अगर इनके लोग ये कह दें, इन दोनों प्रांतों के, कि हाँ विभाजन चाहते हैं, तो फिर भारत का विभाजन कर दिया जाए, इन दोनों प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान बना दिया जाए, और बाकी पूरा भारत जो है वो इकट्ठा रहे। गांधी के सामने ये प्रस्ताव रखा गया, गांधी ने इसे स्वीकार कर लिया। और इसलिए स्वीकार किया क्योंकि अगर लोग ही चाहते हैं विभाजन, तो फिर गांधी कैसे उसे रोक पाते हैं?
इसलिए गांधी का ये नैतिक आधार, इस डिमांड को मानना, गांधी एकदम से मोरल पर्सनैलिटी थी। इस आधार पर उन्होंने उसे स्वीकार किया। बाद में पंजाब और बंगाल में जनमत संग्रह हुआ और उन्होंने विभाजन को ही मेजॉरिटी से स्वीकार किया। इसीलिए बंगाल और पंजाब फिर बाद में अलग और पूरा भारत एक रहा। देशी रियासतों के लिए अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से ये क्लॉज छोड़ दी थी कि अगर वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, और चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। इसीलिए अब देखो जम्मू कश्मीर के मामले को कितना ज्यादा उठाया गया, कितना ज्यादा उठाया गया। ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं था, वो तो अब बना है, पहले कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार थी। और कितना जोर शोर से लोगों ने इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा। लेकिन क्या किसी ने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसके तहत भारत आजाद हुआ, कहीं उसका हवाला दिया हुआ किसी ने? कोई नेता बताइए मुझे एक भी जिसने उसका हवाला देते हुए ये कहा हो कि देखो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, नहीं था, या कुछ भी। कुछ नहीं कहेगा कोई, क्योंकि इससे बड़ा दुष्प्रचार भी कुछ नहीं था जो ये किया गया था। इससे बड़ा भी दुष्प्रचार कुछ नहीं था। झूठ सरासर बोलते हैं, तथ्यों को सता समाप्ति करके, और कुछ नहीं है इनके पास। तीन रियासतें ऐसी थीं। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक डिप्लोमेसी थी, चाहे उनकी कूटनीति कहिए, चाहे उनकी समझदारी कहिए, कि उन्होंने बाकी देशी रियासतों को इसके लिए तैयार कर लिया कि वो भारत में, भारतीय संघ में शामिल हो। लेकिन तीन एरिया ऐसे थे जहां कुछ स्थिति खराब थी: जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। इन तीन एरिया में स्थिति क्या खराब थी? हैदराबाद का जो जो राजा थे, हमने पढ़ा है, ये इतिहास में पढ़ रहे हैं, जो निजाम थे वो मुस्लिम थे। लेकिन जो जनता थी वो हिंदू बाहुल्य थे, या हिंदू थे वो ज्यादा, मेजॉरिटी में। अब निजाम, चूंकि निजाम के जो संबंध थे वो मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि अब ये तो निजाम को क्लियर ही था कि राजशाही नहीं रहेगी, आपको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना है। तो उनको राजनीति में आना था। अब राजनीति में भी किस देश की राजनीति में उनकी दाल गलती? तो पाकिस्तान में गलती। इसलिए उनके संबंध मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बढ़िया थे। वो चाहते थे अपना एक्सेशन पाकिस्तान में। इस बात की जानकारी थी यहाँ पर। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब इसके अलावा उन्होंने क्या करना शुरू किया? जो हैदराबाद में ही जो जनता थी वो भी इस बात को जानती थी, तो जनता ने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी। लगभग 20,000 लोग थे उनके पास सेना, रजाकार कहते थे। और ये ओवैसी साहब जो है ना, ये इनके शायद दादा या परदादा या कुछ उन्हीं रजाकारों के कमांडर थे। मतलब इनकी सेना में, हैदराबाद की जो सेना थी उसके कमांडर थे। तो उन्होंने उस आंदोलन को दबाना शुरू किया, अराजकता फैल गई, लोग मारे जा रहे थे, एनार्की की सिचुएशन थी हैदराबाद में। उधर वामपंथी आंदोलन कर रहे थे। अब हैदराबाद के जो निजाम थे वो भारत से भागना चाहते थे, और भाग के और पाकिस्तान के साथ एक्सेशन राइट करना चाहते थे। इसी क्रम में इस अराजकता की सिचुएशन से निपटने के लिए फिर बाद में हैदराबाद को का विलय किया गया, लेकिन जनता की इच्छा से, बाय द विल ऑफ पीपल। ऐसे नहीं कि बिना ऐसे ही कर लिया गया था।
जनता से पहले प्लेबिसाइड कराया गया, जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह हो के हैदराबाद की जनता ने भारत में शामिल होने की बात कही। ये मामला शॉर्ट हुआ। ऐसे ही जूनागढ़ का मामला भी शॉर्ट आउट हुआ। वहां के नवाब भी मुस्लिम थे। अब आती है जम्मू कश्मीर की बात। यहाँ उल्टी सिचुएशन थी। यहाँ अधिकतर जो जनता थी वो मुस्लिम जनता थी, और जो राजा था वो हिंदू था। इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र रखने की बात कही थी, ये किसी में शामिल होने वाले नहीं थे। पाकिस्तान को जब ये लगा कि राजा हिंदू है और जनता मुस्लिम है, और वो ये समझते थे कि जो जनता है वो साथ देगी पाकिस्तान का, चूंकि वो मुस्लिम है, उन्होंने लगातार वहां से कबायली अपने लोग और सेना के जो लोग थे उन्हें भेजकर और उपद्रव करवाने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में जो हरी सिंह थे वो पूरी तरीके से, हरी सिंह और उनके जो प्रधानमंत्री थे, इनके फारूक अब्दुल्ला के जो पिताजी थे मोहम्मद अब्दुल्ला, वो दोनों इस पर नजर रखे हुए थे। हरी सिंह ने जब मीटिंग बुलाई कोर्ट की, क्योंकि उपद्रव फैल गए, आतंक हो गया, पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज दी, आर्मी भेज दी, तो मोहम्मद अब्दुल्ला ने हरी सिंह को इस बात के लिए तैयार किया कि आप भारत के साथ एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट साइन कर दीजिए, नहीं तो हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट उन्होंने साइन किया, और बाद में भारत ने अपनी सेना भेजी, फिर जो भी हुआ लड़ाई झगड़ा, और उसके बाद इसी बीच में जब ये सब चल रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन और उस समय जो भारत के आर्मी के जो कमांडर थे, उन्होंने नेहरू को सलाह दी कि आप इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में उठाइए, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि पाकिस्तान इसमें एक एग्रेसर स्टेट था। उन्होंने ही अपने लोगों को भेजा था भारत में उपद्रव करने के लिए। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी काम कर रही थी उस समय, बन के काम चल रही थी, अपना काम कर रही। यूनाइटेड नेशन में इस मामले को उन्होंने उठाया। ये कृष्ण मेनन अपनी किताब में लिखते हैं, बहुत बड़े आईएफएस ऑफिसर थे, उनकी किताब है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू के साथ थे वो भी। तो यूनाइटेड नेशन में बाद में ये मामला उठा, उसमें ये कहा गया, पाकिस्तान को एग्रेसर राष्ट्र घोषित किया गया यूएन ने, और पाकिस्तान को ये कहा कि आप अपनी सेनाएं वापस बुलाइए पूरे जम्मू कश्मीर से। भारत अपनी सेनाएं जम्मू कश्मीर में रखेगा, तब तक रखेगा जब तक कि शांति बहाली ना हो जाए, और जब शांति बहाली हो जाएगी तब तक के लिए ऑब्जर्वर मिशन भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जम्मू कश्मीर में काम करेगा। ना पाकिस्तान किसी तरीके से डेमोग्राफी चेंज करेगा, ना भारत किसी तरीके से डेमोग्राफी चेंज करेगा, अपने लोगों को वहां नहीं बसाएगा। डेमोग्राफी सस्टेन की जाएगी, और जब शांति बहाली हो जाए तो भारत वहां पर प्लेबेसाइट कराएगा। भारत की अध्यक्षता में वहां पर जनमत संग्रह होगा, जिसमें यूनाइटेड नेशन भी एक पार्टी होगा, और उसके बाद उसी आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर, जो जम्मू कश्मीर का है वो फैसला होगा। चूंकि भारत और उस समय जवाहरलाल नेहरू भी और बाकी जो इंडियन लीडरशिप थी वो पूरी तरीके से मोरल थी, फॉरेन पॉलिसी में भी वो मोरालिटी को सबसे ज्यादा प्रमोट करते थे, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन के इस फैसले को माना, संयुक्त राष्ट्र संघ के इस फैसले को माना, क्योंकि वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के कद्दावर नेता थे, कोई ऐसा थोड़ी था, ऐसे ही कोई नेता थे। लेकिन यूनाइटेड नेशन के फैसले का पाकिस्तान ने सम्मान नहीं किया। उन्होंने अपनी ना तो सेना बुलाई, और लगातार वहां पर डेमोग्राफी उन्होंने चेंज की। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में उनके हिस्से में जो था वहां लोगों को खूब बसाया गया। इसलिए यूएन का जो अकॉर्ड था जम्मू कश्मीर को लेकर, उसका लगातार उल्लंघन किया पाकिस्तान।
वो सिचुएशन ही नहीं बनी जिससे प्लेबिसाइट कराया जाता। और अब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया था 370 के अंतर्गत? क्योंकि मामला यूनाइटेड नेशन में था, संयुक्त राष्ट्र संघ उस पर अपना एक निर्णय सुना चुका था, इसलिए उसे स्पेशल स्टेटस में रखा गया था कि एक्सेशन उसका हुआ और विधिवत हुआ, इसलिए वो भारतीय संविधान का हिस्सा है या भारतीय राज्य का हिस्सा है, देश का हिस्सा है। लेकिन स्पेशल स्टेटस उसे इसलिए है क्योंकि अभी भी उसका एक और हिस्सा है जो किसी दूसरे देश के पास है। उस हिस्से को क्लेम करना है, उस हिस्से को लेना है और बाद में उसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर अलग तरीके से उसे करना है। इसीलिए जम्मू कश्मीर की असेंबली में सीटें खाली छोड़ी गई थी, अब तक भी सीटें खाली थी। और इसके लिए प्रेसिडेंट को लायबल बनाया गया था। प्रेसिडेंट इसके लिए लायबल थे, वो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे। तो ये सिचुएशन थी जिसमें जम्मू कश्मीर, और देखो इन लोगों ने क्या ही किया, बिल्कुल उल्टा ही किया है। एग्जैक्टली उल्टा लोगों को बताया कि वो हिस्सा ही नहीं था, ये नहीं था, वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, पता नहीं क्या क्या। लेकिन रबिश, शिट, इसके अलावा और कुछ नहीं। फैक्ट से तो बहुत दूर की बातें हैं। और ये आपको क्लियर होगी, अभी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हम लोग देखेंगे, इसमें ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो ये बताइए जरा मैं कहाँ पे था। सर आपने नोट में 5 लीडर्स के नाम लिखवाए थे वो। ठीक है, सर एक नेक्स्ट बार लिख। सेकंड वाले का स्पेलिंग रिपीट कर दीजिए। सेकंड वाले कौन थे मुझे याद नहीं, सैफुद्दीन किचलू। नहीं सर, चौथराम गिट कुछ ऐसे चौथराम करके। मिटवानी, CHAUT चौथराम मिटवानी, MITWANI। सिंधी थे, सिंधी नेता थे मिटवानी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखना या नेक्स्ट हेडिंग डालना इसमें। नहीं, बल्कि हेडिंग हेडिंग मत डालो, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में। उन्हें माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, उन्हें माउंटबेटन योजना के अंतर्गत यह प्रस्ताव रखा गया कि, यह प्रस्ताव रखा गया कि पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर, पंजाब तथा बंगाल के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह कराया जाएगा। अगेन, अगेन it was provision, it was provision that to divide it Punjab and Bengal, that, हाँ, that there must be plebiscite, ऐसा लिख, that there must be plebiscite in Punjab and Bengal for the division। देसी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार, देसी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में, भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। द नेटिव स्टेट्स, the native states would be free to be part in India, या to be part of India और पाकिस्तान, to be part of India और पाकिस्तान। और इसमें लिखना
नेक्स्ट इसी में लिखना आप, उन्हें संविधान सभा द्वारा पारित संविधान, उन्हें संविधान सभा द्वारा पारित संविधान उन भागों में लागू नहीं होगा, उन भागों में लागू नहीं होगा जो इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं, जो इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं। अगेन, द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन would not be imply on those parts which don't want to implement it, to implement it। अगले पॉइंट से लिखना, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग accepted the above proposal, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसके आधार पर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 was passed। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, इसे हम लोग कल करेंगे। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर कल। ओके जी।